Welcome to Pankaj Commerce classes. Today we will discuss 30 more questions of cost accounting in part 2. Let us start now. Our 31st question is which of the following is a selective technique of inventory control? इनमें से कौन सा selective control technique है? Options are there: A. ABC system, B. Purchase of material in right quantity, C. Proper storage of material, D. Verification of material. ABC stand for always better control system, B is purchase of material in right quantity, सही मात्रा में परचेज करेंगे, C. Proper storage of material, मटेरियल का सही रख रखाव करेंगे, D. Verification of material, मटेरियल का वेरिफिकेशन करेंगे. तो राइट आंसर इज द A, that is ABC system. Next question is which of the following formula is used to know the level of maximum stock level? मैक्सिमम स्टॉक लेवल को कैलकुलेट करने के लिए इनमें से कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? ऑप्शंस आर देयर: ए मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम ऑर्डर पीरियड, बी रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन टू मिनिमम लीड टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, सी रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम, एंड डी मिनिमम कंजम्पशन टू इमरजेंसी डिलीवरी टाइम. तो जो ये मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम ऑर्डर पीरियड है ये रीऑर्डर लेवल का फार्मूला है. And second one is B, reordering level plus reorder quantity minus minimum consumption to minimum period of time is the right answer for calculating maximum stock level. And this one is also for minimum stock level, and this one is emergency period of ये danger level का ये फार्मूला है. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. विच फार्मूला इज यूज टू नो द लेवल ऑफ मिनिमम स्टॉक लेवल? जैसा कि हम देख चुके हैं कि मिनिमम स्टॉक लेवल का ऑप्शन आर दिया: मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम ऑर्डर पीरियड, बी रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन टू मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम, सी रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल डिलीवरी पीरियड ऑफ टाइम, डी मिनिमम कंजम्पशन टू मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम. देन द राइट आंसर इज सी, दैट इज रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूजेस into normal delivery period of time. Next question is 34. The formula to know the danger level of stock is danger level of stock का फार्मूला क्या है? ऑप्शंस आर देयर: ए मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम, बी रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डरिंग क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन, सी रीऑर्डरिंग लेवल प्लस नॉर्मल यूजेस into normal delivery time, and D minimum consumption and into emergency period of time. So that is D is the right answer. The formula for calculating the reorder level, ROL कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है maximum consumption to maximum period of time. Next question is which of the following is not the method of determining economic order quantity? EOQ कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मितव्ययी आदेश लागत को कैलकुलेट ज्ञात करने के लिए कौन सा फार्मूला नहीं होता इनमें से? तो ऑप्शंस आर देयर: टेबुलर मेथड टेबल बना करके जो कैलकुलेट करते हैं, ग्राफिक मेथड जो भी ग्राफ बना करके करते हैं, सी सेटिंग और वेरियस लेवल, और डी अलजेब्रिक मेथड. तो इसमें से राइट आंसर सी होगा क्योंकि सी कोई ऐसा मेथड नहीं होता जिससे EOQ हम कैलकुलेट करते हों. नेक्स्ट, द एक्सपेंसेज नॉट टू बी इंक्लूडेड इन ऑर्डरिंग कॉस्ट आर. इनमें से कौन से एक्सपेंसेज हैं जो कि इंक्लूड नहीं करे जाते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करते वक्त? तो ऑप्शंस आर देयर: एक्सपेंसेज ऑफ करेस्पॉन्डेंस एंड इशूइंग ऑर्डर, फॉलो अप ऑर्डर, सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन मटेरियल, एक्सपेंसेज रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ बिल्स फॉर मटेरियल परचेज. ये लिखा हुआ है कि जो भी मटेरियल परचेज करते हैं उनसे रिलेटेड एक्सपेंसेज जो थे क्या उनको इंक्लूड करते हैं? तो इसमें ना इंक्लूड करा जाने वाला मटेरियल आइटम है सी, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड इन मटेरियल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इंक्लूडेड इन कैरिंग कॉस्ट? कैरिंग कॉस्ट में इनमें से कौन सा आइटम इंक्लूड नहीं करेंगे? ऑप्शंस आर देयर: ए स्टोरेज कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर, बी इंश्योरेंस प्रीमियम पर यूनिट पर ईयर, सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ब्लॉक्ड फॉर इन्वेंट्री. इन्वेंट्री के लिए जो परचेज करने के लिए जो भी अमाउंट या कैपिटल लगाएंगे उस पर दिया जाने वाला इंटरेस्ट इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? डी फॉलो अप ऑर्डर. तो राइट आंसर इज द डी फॉलो अप ऑर्डर, क्योंकि ये ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए लगाया जाता है, ये कैरिंग कॉस्ट के लिए नहीं कैलकुलेट किया जाता. कैरिंग कॉस्ट को कैलकुलेट करते वक्त इसको ऐड नहीं करते हैं. Our next question is 39, that is method of labor turnover rate is. Options are there:
लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करने के ये मेथड्स दिए हुए हैं, दैट इज ए सेपरेशन मेथड, बी रिप्लेसमेंट मेथड, सी फ्लक्स मेथड, डी ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों मेथड ही लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए यूज करे जाते हैं। इस प्रकार द राइट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लासिफिकेशन ऑफ आइटम एबीसी एनालिसिस, जो ऑलवेज बेटर कंट्रोल एनालिसिस कैलकुलेट करने के लिए कौन सा बेसिस यूज करते हैं। ऑप्शंस आर देयर, ए इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ मटेरियल, बी कंजम्पशन वैल्यू ऑफ मटेरियल, सी क्वालिटी ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, डी नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज दैट इज ए इन्वेस्टमेंट वैल्यू ऑफ material. Next question is, which of the following methods of stock control aims at concentrating efforts of selection item of materials? इनमें से कौन सा मटेरियल कंट्रोल करने के लिए, स्टॉक कंट्रोल करने के लिए आइटम्स को सिलेक्शन में हेल्प करता है। ऑप्शंस आर देयर, ए परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, बी मटेरियल टर्नओवर, सी मैक्सिमम मिनिमम एंड रीऑर्डर लेवल सेटिंग, एंड डी एबीसी सिस्टम। द राइट आंसर इज डी एबीसी सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ स्क्रैप मटेरियल इज। स्क्रैप मटेरियल क्या होता है? जो भी रेजिडुअल मटेरियल बच जाता है प्रोसेसिंग में, जो है जब भी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस दौरान में, तो उसे हम स्क्रैप मटेरियल बोलते हैं। तो स्क्रैप मटेरियल का बेस्ट मेथड डिस्पोजल का क्या होता है? ए इज एज इज सेल टू अदर यूजर, अदर यूजर्स को सेल कर देंगे, बी सेल टू मिडिलमैन, मिडिलमैन को सेल कर देंगे, सी रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को रिटर्न कर देंगे, या डी डिसीजन अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेज, परिस्थितियों के अनुसार ही उसका निर्णय करेंगे। तो डी इज द राइट आंसर, की परिस्थितियों के अनुसार ही उसका निर्णय करेंगे। द फर्स्ट पर्सन हु रिसीव द मटेरियल इज, मटेरियल रिसीव करने वाला फर्स्ट पर्सन कौन होता? ऑप्शन आर देयर, स्टोर कीपर, स्टोर मैनेजर, परचेज मैनेजर एंड गेट कीपर। तो इन सब का जो है मटेरियल इन्वेंट्री सिस्टम में कहीं ना कहीं इन लोगों का यूज होता है, ये लोग जो है जिम्मेदारी रखते हैं। लेकिन जो बात हुई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन की, तो फर्स्ट पर्सन जो रिसीव करता है मटेरियल वो है गेट कीपर। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टाइप्स ऑफ आइडल टाइम। आर आइडल टाइम के टाइप्स होते हैं, तो दो ही टाइप्स होते हैं। ऑप्शन से आर 2, बी 3, सी 4, डी 1। लेकिन राइट आंसर है 2, दैट इज नॉर्मल आइडल टाइम एंड एबनॉर्मल आइडल टाइम। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन कार्ड्स ऑफ कास्टिंग डिपार्टमेंट्स आर। ऑप्शंस आर देयर, ए 4, बी 5, सी 6, डी 3। तो राइट आंसर इज डी 3। ये तीन कार्ड कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट वन इज टाइम कार्ड, टाइम कार्ड, सेकेंड वन इज जॉब कार्ड, एंड थर्ड वन इज पीस वर्क कार्ड। तो इस प्रकार से इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवर टाइम वेजेस आर पेड। ओवर टाइम वेजेस पेड करा जाता है। ऑप्शंस आर देयर, ए नॉर्मल रेट, बी एट हायर रेट, सी एट लोअर रेट, डी एट एवरेज रेट। तो नॉर्मली जो ओवर टाइम पेड करा जाता है वो नॉर्मल आवर्स के बाद ही ओवर टाइम पेड करा जाता है, ओवर टाइम वर्क होता है। तो इसलिए जो है जो उस पर चार्जेस हैं वो हाई होकर के लगते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर क्या होता है? बी, दैट इज एट हायर रेट। Our next question is 47. Methods to measure labor turnover rate are. Options are there, A 3, B 4, C 2, D 5. तो right answer is A and the methods are, कौन कौन से मेथड होते हैं? तीन, वो ये तीन मेथड कौन से होते हैं? फर्स्ट वन इज सेपरेशन मेथड, सेकेंड वन इज रिप्लेसमेंट मेथड एंड थर्ड वन इज फ्लक्स मेथड। Our next question is 48 types of labor turnover cost are. लेबर टर्नओवर कास्ट की टाइप्स कौन कौन से होते हैं? 48 ऑप्शंस आर देयर, A 5, B 6, C 7 एंड D 2। तो इसका राइट आंसर है D, that is 2. Labor turnover cost are of 2 types. Next, wages sheet is prepared by. Options are there, A time bookkeeping department, B personnel department, C payroll department, D costing department. So the right answer is C, that is payroll department.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉस्ट आइडल टाइम ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी इज, अगर आइडल टाइम होता है मशीनरी के रुक जाने की वजह से, ब्रेकडाउन हो जाने की वजह से, मशीनरी में गड़बड़ी हो जाने की वजह से, तो ऑप्शंस आर देयर, चार्ज टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड, सी चार्ज टू ऑफिस ओवरहेड, डी नन ऑफ दीज। तो ये जो है ब्रेकडाउन होना, ये फैक्ट्री का अपना खुद का लॉस है और इस प्रकार से इसको ट्रांसफर करेंगे हम प्रॉफिट एंड कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो ए इज द राइट आंसर। कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल आइडल टाइम इज ट्रांसफर टू, एबनॉर्मल आइडल टाइम को कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ऑप्शंस आर देयर, कॉस्टिंग टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, नन ऑफ दीज। ए इज द राइट आंसर, कॉस्टिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ वेज पेमेंट इज मोस्ट सुटेबल। क्वालिटी के बेसिस पे, क्वालिटी जब आपको चाहिए होगा क्वालिटी, तो आप कौन सा सिस्टम इनमें से यूज करेंगे। ऑप्शंस आर देयर, ए पीस रेट सिस्टम, बी टाइम रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम का मतलब कि जब भी पीस के हिसाब से, उसका पीस के रिजल्ट से जितने पीस बने उसके हिसाब से उसका पेमेंट करेंगे। टाइम के हिसाब से, जो भी टाइम कंज्यूम करा होगा टाइम के हिसाब से, जो भी आपका फिक्स टाइम है 8 आवर्स का, उसके हिसाब से पेमेंट करेंगे। डी डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का, यानी कि रिजल्ट्स के बेसिस पे करेंगे, इंसेंटिव प्लान्स होते हैं। और डी हाल से प्रीमियम सिस्टम। तो इनमें से कौन सा अप्लाई करेंगे। तो देखिए, जब भी क्वालिटी की बात होती है तो हम जब भी क्वालिटी हमें लेनी होती है वर्क में, तो हम टाइम रेट सिस्टम का यूज करेंगे। ऐसा इसलिए है कि जो भी एम्प्लॉय है, जो भी वर्कर है, उसको किसी ऐसी चीज़ की परवाह नहीं होगी, उसके मन में कोई ऐसी बात नहीं होगी कि उसका जो है जो इंसेंटिव है उससे प्रभावित होगा, और वो टाइम दे करके अच्छी क्वालिटी का गुड्स मैन्युफैक्चर करेगा, अच्छी क्वालिटी का गुड्स बनाएगा। नेक्स्ट इज 53, व्हेन टाइम सेव्ड इज मोर देन 40% ऑफ द स्टैंडर्ड टाइम हाल से प्लान अलाउज। जब टाइम सेव्ड 40% से ज़्यादा होगा स्टैंडर्ड टाइम से, तो हाल से प्लान अलाउज, कि हाल से प्लान क्या देगा। ऑप्शंस आर देयर, ए मोर वेजेस देन रोवन प्लान, बी लेस वेजेस देन रोवन प्लान, सी इक्वल वेजेस टू रोवन प्लान, डी नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा ए। कैलकुलेशन से ये आएगा कि जो मोर वेजेस, हाल से प्लान मोर वेजेस पेड करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल से प्रीमियम प्लान वाज इन्वेंटेड बाय एफ ए हाल से। हाल से प्रीमियम प्लान कब जो है इन्वेंटेड किया गया था। तो ऑप्शंस आर 1861 ईयर में, बी 1881 में, सी 1891 में, डी 1871 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो दैट इज सी 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एग्जीक्यूटेड रोवन प्रीमियम प्लान। रोवन प्रीमियम प्लान किसके द्वारा जो है बनाया गया है, एग्जीक्यूट करा गया। तो ऑप्शंस आर देयर, ए डी रोवन, बी वाल्टर रोवन, सी ग्रेगरी रोवन, डी जेम्स रोवन। तो ऑप्शंस में से राइट आंसर है हमारा जेम्स रोवन। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जेम्स रोवन एग्जीक्यूटेड रोवन प्रीमियम प्लान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन रोवन प्लान वाज एग्जीक्यूटेड। रोवन प्लान कब एग्जीक्यूट किया गया है। ऑप्शंस आर देयर, ए 1891, बी 1901, सी 1911, डी 1921, बी इज द राइट आंसर। 1901 में ही इसका इन्वेंट किया गया, एग्जीक्यूट करा गया। अब 57, इफ रॉ मटेरियल यूज्ड इज 4000 एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 3000, देन फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 20% इन कॉस्ट विल बी। देखिए, रॉ मटेरियल जो हमारा है वो रॉ मटेरियल है कितना, दैट इज ₹4000 है। तो 4000 रॉ मटेरियल है और डायरेक्ट लेबर, जो डायरेक्ट लेबर है वो है 3000 यानी कि 3000। हम देखेंगे ये जो प्राइम कॉस्ट हमारा आ चुका है, वो चूंकि यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहीं पे नहीं है, तो ये हमारा जो प्राइम कॉस्ट है, प्राइम कॉस्ट कितना आ गया, प्राइम कॉस्ट इज द 7000। देन फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 20%। तो 20% इसका अगर कैलकुलेट करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो जाएगा, दैट इज 20% ऑफ प्राइम कॉस्ट, यानी कि 7000 का 20% हो जाएगा 1400। और इस प्रकार से हमारा राइट आंसर होगा सी, दैट इज 1400। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द
actual factory overhead are 15,000 and direct labor cost is 50,000, then overhead absorption rate, देखिए कैलकुलेट क्या कहा गया, overhead absorption rate based on the direct wages, डायरेक्ट वेजेस की बेसिस पे कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा हमारा ये डायरेक्ट फैक्ट्री ओवरहेड अपॉन डायरेक्ट वेजेस इंटू 100। तो देखिए फैक्ट्री ओवरहेड कितना है 15,000 अपॉन डायरेक्ट वेजेस कितना है 50,000 इंटू 100। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, दैट इज 30% विल बी द राइट आंसर। और इस तरह से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर टोटल फैक्ट्री ओवरहेड वर 1 lakh and during that month 200 workers worked for 25 days at 8 hours per day, then overhead absorption rate per direct labor will be। तो देखिए मंथ ऑफ दिसंबर में टोटल फैक्ट्री ओवरहेड कितना आया, फैक्ट्री ओवरहेड जरा देख लेते हैं, टोटल आया है 1 lakh। और देखिए ये जो फैक्ट्री ओवरहेड आया है और नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, जितने भी आवर्स वर्कड करे गए उससे डिवाइड कर दीजिए, जाहिर सी बात है आपका फैक्ट्री रेट कैलकुलेट होकर के आएगा। और नंबर ऑफ आवर्स वर्कड जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, तो काम कितने दिन हुआ, 200 वर्कर्स ने काम किया है, कितने दिन काम किया 25 दिन तक, और हर दिन काम हुआ है 8 घंटे का तक। देखिए तो ये कुल मिलाकर के 40,000 घंटे काम हुआ, ठीक है, कितने घंटे 40,000 से, तो डिवाइड करेंगे 40,000 से, ये रुपीज़ है और ये आवर्स, तो कितना आ रहा है इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.5 इज द राइट आंसर। तो ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज 2.5। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन भी है कि इफ़ मशीन आवर्स वर्कड ऑन ए जॉब वर 4,000। अब देखिए 4,000 घंटे मशीन काम की हुई, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर मशीन आवर इज 3। अब देखिए जब 4,000 घंटे काम हुआ है और 3 रुपए के हिसाब से फैक्ट्री ओवरहेड है तो 12,000 होता है हमारा जो है ओवरहेड टोटल। नेक्स्ट इसमें आगे लिखा हुआ है कि एब्जॉर्प्शन ओवरहेड इज 500 देन एक्चुअल एंड ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि जो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया गया, अंडर एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कम जो है लगाया गया है, और ओवर एब्जॉर्प्शन का मतलब हो गया है कि एक्सपेंसेस में ये 500 से ज़्यादा लगाया गया। तो जब ज़्यादा लगाया गया तो इसको क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे 500 का, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड बाद में हमें पता चला कि ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो लेस करेंगे तो आएगा अमाउंट हमारा दैट इज 11,500। तो इस तरह से हमारा सी राइट आंसर होगा 11,500। So these were the 30 questions of part 2, and now we will meet in the next video in next part, that is 3. So till then, bye, take care, thank you very much.